हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पढ़ा था। नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, क्या उनके इफेक्ट्स हो सकते हैं, शॉर्ट में हमने उसको पढ़ा था। आज देखते हैं इलेक्शंस के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में और इलेक्शंस के बारे में। आर्टिकल 324 से 329 तक होता है इलेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 324 में होता है इलेक्शन कमीशन। तो यहां पर जो लैंग्वेज है उसके अनुसार शॉर्ट में आपको बताता हूं। यह आर्टिकल 324 कहता है ऑल द पावर्स ऑफ इलेक्शन। संविधान में तो लिखा हुआ है द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ये तीन शब्द लिखे हुए हैं। द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, इनका मतलब है इलेक्शन संबंधित सारी पावर। तो ऑल द पावर्स रिलेटेड टू टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ऑल द पावर्स रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची बनाने से संबंधित सारी पावर्स। दूसरा फंक्शन, कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल शैल बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। मतलब इन दो कामों की सारी पावर्स दी जाती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो आर्टिकल 324 में होता है इलेक्शन कमीशन। ऑल पावर्स का मतलब है सारी पावर्स, यहीं से समझ लिया जाता है। जो ये तीन शब्द लिखे हैं सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, इससे ही माना जाता है इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी हुआ करती है। तो ये दो काम तो साथ साथ लिखे हुए हैं, संविधान में लिखे हैं कि मतदाता सूची बनाना और 6 संस्थाओं के इलेक्शन कराना। यहां से ये पता लग गया आपको कि पंचायती राज बॉडीज के इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता। उसके लिए हर राज्य में स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायती राज लॉ के तहत होता है, पार्ट 9 और पार्ट 9A के तहत होता है। तो इन 6 संस्थाओं के इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन होता क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है? इसमें होते हैं, एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वन इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और हो सकते हैं नॉट मोर देन 4 इलेक्शन कमिश्नर्स, ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं 4 इलेक्शन कमिश्नर्स। इसके लिए कानून पास किया गया, संविधान में ये सब मेंशन नहीं है। कानून पास किया गया कि एक सीईसी होगा और साथ साथ होंगे नॉट मोर देन 4 इलेक्शन कमिश्नर्स एंड दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन बनेंगे, क्वालिफिकेशंस मेंशन नहीं है। यूजुअली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जो लोग आते हैं, रिटायर होते हैं, वही लोग बन जाते हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबर। एक कहलाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी कहलाते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। 4 अलाउड हैं, फिलहाल 2 हुआ करते हैं। एक होता है सीईसी और 2 हो जाते हैं ईसी। 3 लोगों का होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और अपॉइंट करने का कोई प्रोसेस भी नहीं लिखा हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम होता है। यहाँ ये माना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका नाम दे देगी, मतलब कोई कमेटी हो, उसके रिकमेंडेशन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आसानी से सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको एडवाइस कर देगी, राष्ट्रपति उसको अपॉइंट कर देते हैं सीईसी एंड ईसी। और एक बार अपॉइंट होने के बाद उनका टेन्योर 6 साल का होता है या 65 साल की एज तक का होता है, जो पहले हो जाए। 65 साल पहले हो जाएगी तो रिटायर हो जाएंगे, 6 साल पहले होंगे तो रिटायर हो जाएंगे। उससे पहले चाहे तो राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं। तो अपॉइंट हो जाते हैं, कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है, किसी कमेटी का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही अपॉइंट कर लेती है। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन प्रैक्टिकली देखा जाए तो उतना इंडिपेंडेंट नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है वो सरकार के हाथ में होता है, राष्ट्रपति के हाथ में है, तो इसका मतलब सरकार के हाथ में है। लेकिन हाँ, रिमूवल थोड़ा सा अलग होता है। रिमूवल में थोड़ी एक सिक्योरिटी दिखती है। आर्टिकल 324 के 5th क्लॉज में लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यदि हटाना है, मतलब अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, सिर्फ सीईसी की बात कर रहा हूं, तो फिर अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर मेंशन्ड इन 124(4), मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, मतलब ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी बाय स्पेशल मेजॉरिटी लोकसभा राज्यसभा एंड द फाइनल ऑर्डर शैल बी पास बाय द प्रेसिडेंट। तो ये एक अगला पद हो गया जिसको इम्पीचमेंट से हटाया जाता है। मैंने आपको बताया राष्ट्रपति को हटाते हैं इम्पीचमेंट से, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं, और चौथा पद जो होता है जिसको पार्लियामेंट्री वोट से हटाया जाता है, जिसमें दोनों हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, वो होता है 324(5) में चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना आसान नहीं है। अपॉइंटमेंट तो आसान है, लेकिन हटाने के लिए इम्पीचमेंट मोशन
लाना पड़ेगा। मतलब हम ये कह देते हैं जिसको हटाने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए हो, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए हो, तो हम कह देते हैं इनको मिलता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। मतलब ये प्लेजर डॉक्ट्रिन के अंदर नहीं है। प्लेजर डॉक्ट्रिन का मतलब होता है गवर्नमेंट जब चाहे रख ले, जब चाहे हटा दे। तो ये हटाना आसान नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को हटाना आसान है। जो बाकी दोनों होते हैं उनको अभी हटाने के लिए इम्पीचमेंट नहीं इस्तेमाल होता। उनको हटाना है तो राष्ट्रपति हटाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति हटाने से पहले सीईसी से कंसल्ट करेंगे। मतलब अकेले राष्ट्रपति सरकार खुद हटा दे ऐसा नहीं हो सकता। सरकार को हटाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कंसल्टेशन करना पड़ेगा। जब तक दोनों एक पेज पे नहीं होंगे तब तक नहीं हटा सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है। लिखा साफ साफ कुछ नहीं है। कुछ साल पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद ही कह दिया कि एक इलेक्शन कमिश्नर को हटा दीजिए। राष्ट्रपति ने सीईसी की बात नहीं मानी थी। इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि सीईसी खुद ही कह दे कि इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिए, राष्ट्रपति हटा ही देंगे। तो इन दोनों को अगर दोनों एक राजी हो जाएंगे तो इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं आता। जो 2016 में इलेक्शन कमीशन ने रिफॉर्म्स के लिए जो रिकमेंडेशन दी है उसमें लिखा है कि इनको हटाने के लिए भी यही प्रोसेस इस्तेमाल होना चाहिए जो सीईसी के लिए होता है। अगर कोई डर है कि उनको हटाने के लिए गवर्नमेंट, मान लीजिए अगर सीईसी उनके खिलाफ हो जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हो जाता है, इसका मतलब गवर्नमेंट साथ में मिल जाएगी तो उनको हटाना आसान होता है। तो जब तक ये तीनों के तीनों को हटाने के लिए पार्लियामेंट्री वोट का सिस्टम नहीं होगा तब तक इलेक्शन कमीशन को फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते। ये एक रिकमेंडेशन में पड़ा हुआ है, हुआ अभी नहीं है। अब बात आती है कि एक होता है सीईसी और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। चलेगी किसकी? देखिए, सीईसी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तो होता है, बाकी जो इलेक्शन लॉ पास हुआ है सीईसी और ईसी के बारे में उसमें मेंशन है तीनों बराबर होते हैं, तीनों की सैलरी बराबर है। बस हटाने के तौर पे इसको स्पेशल तरीका दिया गया है। इन दोनों को हटाने के लिए कोई विषय, ये भी संविधान में लिखा हुआ है प्रोसेस। तीनों की सैलरी बराबर है, तीनों में से जो दो कह देंगे वही फैसला माना जाएगा। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन के फैसलों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कोई प्राइमेसी नहीं होती। तीनों में से जो दो कह देंगे वही बात फाइनल हो जाती है। बस सिर्फ हटाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सीईसी इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सब हर मुद्दे पर तीनों बराबर होते हैं। ये होता है एक इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कराता है 6 संस्थाओं के। अब एक बात आती है राइट टू वोट की। राइट टू वोट हमें कहां से मिलता है? तो राइट टू वोट के बारे में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 में दो तो लिखी हुई है क्वालिफिकेशंस और कुछ लिखी हुई है डिस्क्वालिफिकेशंस। तो आर्टिकल 326 कहता क्या है? दो क्वालिफिकेशंस देता है। पहला कहता है एवरी सिटीजन, आर्टिकल कहता है एवरी सिटीजन। एक तो पहली क्वालिफिकेशन है आदमी का व्यक्तिगत नागरिक होना जरूरी है। दूसरा क्वालिफिकेशन है नॉट बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 18 साल से कम की एज ना हो। मतलब हर वो नागरिक जिसकी 18 साल एज हो गई हो, ये दो क्वालिफिकेशंस देखी जाएंगी। साथ साथ नॉट डिस्क्वालिफाइड, साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि वो व्यक्ति इन दोनों स्थित कंडीशंस के साथ साथ ही शुड नॉट हैव बीन क्वालिफाइड अंडर सर्टेन क्रिमिनल और इलेक्टोरल ऑफेंसेस, किसी क्रिमिनल कानून के तहत, किसी इलेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालिफाइड ना हो, या अनसाउंड माइंड का ना हो। ये सब मेंशन्ड है बाकायदा। या तो किसी लॉ में वो डिस्क्वालिफाइड ना हो या अनसाउंड माइंड का ना हो। अगर ऐसा है और ऐसा नहीं है, दो बातें लिखी हैं आर्टिकल 326 में, ऐसा है और ऐसा नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर ऐसे हर व्यक्ति को रजिस्टर किया जाएगा एज वोटर। इसलिए आर्टिकल 326 में आपको वोटर बनने का अधिकार है। आपको बस दो क्वालिफिकेशन दिखानी है, आप नागरिक हैं और 18 साल के हो चुके हैं और डिस्क्वालिफाइड नहीं है। मतलब किसी इलेक्शन लॉ वगैरह में, किसी माल प्रैक्टिस वगैरह में, इलेक्ट्रल माल प्रैक्टिस में या किसी क्रिमिनल लॉ में आप डिस्क्वालिफाइड नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको इलेक्शन कमीशन बाकायदा वोटर के तौर पर रजिस्टर करेगा। कंट्रोवर्सी ये चली कि राइट टू वोट जो है वो संवैधानिक राइट होता है या नहीं होता। तो 2014-15 तक तो मानते थे कि ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। स्टैट्यूटरी राइट है मतलब लीगल राइट है, आपको ये संविधान से नहीं मिलता है, ये आपको मिलता है कानून से। आरपीए के जो प्रोविजंस होते हैं उससे मिलता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट उससे मिलता है। ये आर्टिकल 326 तो सिर्फ ये बताता है कि आप वोटर के तौर पर रजिस्टर कैसे हो सकते हैं। इसको फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 2014-15 में कहा। एक राजबाला केस आया था, स्टेट ऑफ हरियाणा राजबाला। वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये संविधान से मिलता है।
आर्टिकल 326 से मिलता है। तो राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एज सेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस 2014-15। उसके बाद से संवैधानिक अधिकार माना जाता है। उससे पहले इसे लीगल राइट मानते थे क्योंकि ये कानून से मिलता है, संविधान से नहीं मिलता है। तो हुआ करता है राइट टू वोट। दिस इज समथिंग अबाउट राइट टू वोट। होप आपकी ये बात समझ में आई होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ और इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।